हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये है पार्ट 3 क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बेटा कल जो पार्ट 2 जो मैंने डाला था उसमें एक मिस्टेक हो गई थी। वो ये हो गया था कि कल मैं आपको एक टॉपिक जो है बीच में स्किप हो गया था और सीधा मैंने आपको कैपिटल गुड्स पढ़ा दिए थे। तो आज अपना पहले उस छूटे हुए पोर्शन को मैं आपको फटाक से समझा दूंगा, फिर आज के टॉपिक्स अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। ठीक है, तो कल जो चीज़ छूट गई थी बीच में पढ़ाते पढ़ाते, वो हुआ क्या, गलती से वो नोट्स में डलना रह गया और अभी फ्लो में मैं भी आगे बढ़ गया। सीधा मैंने आपको क्या समझा दिया था, कैपिटल गुड्स समझा दिया था, है ना। एक्चुअल में यहाँ पे एक चीज़ छूट गई थी। वो क्या छूट गया था, वो ये दैट कंजम्पशन गुड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। जो आपके कंजम्पशन गुड्स होते हैं, यानी जिन गुड्स को जो कंज्यूमर होता है या हाउस होल्ड होता है कंज्यूम करता है, वो गुड्स कितने उसमें कैटेगराइज हैं बेटा, 4 में वो कैटेगराइज हैं। तो वो 4 में क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको यहाँ लिख के बताता हूँ। एक तो होते हैं ड्यूरेबल गुड्स। कौन से गुड्स बेटा, एक होते हैं ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स जो कि बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं। जैसे कि आपके घर में आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन हो गई, रेफ्रिजरेटर हो गई, है कि नहीं, आपकी कार हो गई, आपकी बाइक हो गई, है ना। ये कैसे हैं बेटा, ड्यूरेबल गुड्स हैं, ये बहुत सालों तक चलेंगे, है ना। डेट टू वी कंज्यूम, अपन हाउस होल्ड वाले इन गुड्स को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। धीरे धीरे ये ख़राब होते चले जाते हैं या ये इनकी वैल्यू कम होती चली जाती है, क्योंकि अपन इन्हें क्या कर रहे हैं, वियर एंड टीयर कंज्यूम कर रहे हैं। तो एक तो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, ठीक है। 4 कैटेगरीज में से पहली कैटेगरी कौन सी हो गई बेटा, ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके सेमी ड्यूरेबल गुड्स। कौन से, सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या हो गए बेटा, सेमी ड्यूरेबल गुड्स यानी जो गुड्स बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलते, 3-4 साल तक चलते, 2-3 साल तक चलते हैं। जैसे आपके कपड़े हो गए, क्लोथ्स हो गए, आपकी यूटेंसिल्स हो गए यानी क्रॉकरी हो गई, आपके बर्तन जो होते हैं ना वो हो गए, या क्या बोलते हैं आपका फर्नीचर हो गया। फर्नीचर क्यों डाला है, उसके पीछे का रीज़न ही होता है बेटा, कुछ लॉन्ग टर्म फर्नीचर्स होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म फर्नीचर्स होते हैं। और फर्नीचर को टाइम टू टाइम क्या लगता है, फर्नीचर को टाइम टू टाइम रिपेयरिंग भी करानी पड़ती है। वैसे मेरे हिसाब से तो फर्नीचर को कहाँ डाल देना चाहिए, ड्यूरेबल गुड्स में, क्योंकि ज़्यादातर फर्नीचर लंबे टाइम तक चलता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स हैं जो कि थोड़े टाइम तक चलते हैं, 1 साल 2 साल, है ना। आपके ये ट्यूबलाइट ये सब हो गए, ये सब आपके किस में आ जाते हैं बेटा, सेमी ड्यूरेबल गुड्स में आते हैं। ये आपकी दूसरी कैटेगरी हो गई किसकी, कंजम्पशन गुड्स की। ठीक है, तीसरी कैटेगरी होती है बेटा आपके वन टाइम यूज़ वाले, जिन्हें आप बोलते हो पेरिशेबल गुड्स। कौन से गुड्स, पेरिशेबल गुड्स, ठीक है। जो आपके पेरिशेबल गुड्स होते हैं, वन टाइम गुड्स होते हैं, जैसे कि आपके घर में जो सब्जियां आती हैं, मिल्क आता है, शक्कर आती है, आटा आता है, वो सब कौन से गुड्स हैं बेटा, पेरिशेबल गुड्स हैं। दे आर ओनली वन टाइम गुड्स। इनको सिर्फ आप एक ही बार क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, और ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चलते हैं ना। अगर आप रखे रहोगे तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, और एक और जो कैटेगरी के गुड्स जो हाउस होल्ड कंज्यूम करता है वो होती हैं सर्विसेज। क्या होती हैं बेटा, सर्विसेज। डॉक्टर की सर्विस, किसकी सर्विस, डॉक्टर हो गया, कौन हो गया बेटा, डॉक्टर, लॉयर, इन सब की अपने को सर्विस लगती है कि नहीं लगती, बिल्कुल लगती है भाई, है कि नहीं। डॉक्टर की लगती है, लॉयर की लगती है। अच्छा एक और तो मैं भूल ही जा रहा हूँ भाई, टीचर। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो भी एक तरह से क्या है बेटा, सर्विस है कि नहीं। क्लियर है कि नहीं, आया अच्छे से समझ में। तो ये 4 कैटेगरी में जो कंजम्पशन गुड्स हैं उनको डिवाइड किया है, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, पेरिशेबल गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, तो ये इस तरह के गुड्स जो कंज्यूमर है वो क्या करता है, कंज्यूम करता है। आ गया समझ में। चलो तो अब बिना टाइम वेस्ट किए आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं, जो कि क्या है बेटा, सबसे पहला है कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो आज अपन क्या समझने वाले हैं, कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं और कंपोनेंट समझने वाले हैं, किसके, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के। तो देखो बेटा यहाँ पे एक चीज़ समझनी, कंजम्पशन कौन कौन करता है ना। एक्चुअल में यहाँ पे अपने को समझना है टोटल कंजम्पशन, क्या, टोटल कंजम्पशन। टोटल कंजम्पशन या मैं बोलूँ एग्रीगेट कंजम्पशन, के इकोनॉमी का एग्रीगेट कंजम्पशन क्या होता है कि नहीं।
तो बेटा इकोनॉमी में कौन कौन कंजम्पशन करता है इकोनॉमी में? अच्छा, पिछले चैप्टर से थोड़ा सा पार्ट ले लेते हैं। इकोनॉमी में कौन है? हाउस होल्ड है। इकोनॉमी में और कौन है? गवर्नमेंट है कि नहीं? इकोनॉमी में कौन है? हाउस होल्ड है। इकोनॉमी में कौन है बेटा? गवर्नमेंट है कि नहीं? तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं? कंजम्पशन करते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में? और इकोनॉमी में एक और कौन है बेटा? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो भी क्या करती हैं? कंजम्पशन करती हैं। यहाँ पे प्रोड्यूसर को क्यों नहीं लिया? क्योंकि प्रोड्यूसर बेटा क्या करता है? वो इन्वेस्टमेंट करता है। प्रोड्यूसर चाहे क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट्स खरीदे, प्रोड्यूसर चाहे इन्वेंट्री खरीदे, दोनों क्या है? इन्वेस्टमेंट है। अगर फिक्स्ड एसेट खरीद रहा है तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्री में खर्चा कर रहा है तो वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो इधर आओ। तो बेटा इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, इन मैक्रो इकोनॉमिक्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिफर्स टू एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करी जा रही है तो अपन पहले चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं डेट मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब स्टडी एज ए होल। तो अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंजम्पशन बोल रहे हो इसका मतलब क्या है बेटा? एग्रीगेट कंजम्पशन। नाउ व्हाट डू मीन बाय एग्रीगेट कंजम्पशन? कि आपकी इकोनॉमी में टोटल कंजम्पशन हो कितना रहा है? किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का, मतलब कंज्यूमर गुड्स का। तो आ जाओ। सो द कंज्यूमर ऑफ एन इकोनॉमी आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज। तो अपनी इकोनॉमी में जो कंज्यूमर्स हैं वो कौन कौन है? एक तो हो गया बेटा हाउस होल्ड। कौन हो गया? हाउस होल्ड। हाउस होल्ड क्या करता है? हाउस होल्ड परचेजेस गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर वांट्स, है ना? तो एक तो हाउस होल्ड खरीदता है कौन से गुड्स को? कौन से गुड्स को बेटा? कंज्यूमर गुड्स को। कौन खरीदता है? हाउस होल्ड खरीदता है कंज्यूमर गुड्स को। अगर हाउस होल्ड मैं क्या कह रहा हूँ, अगर हाउस होल्ड क्या कर रहा है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। तुम्हारा मन करा कि यार ट्रैक्टर तुम्हें अच्छा लगता है, तुम फार्मर नहीं हो, क्या नहीं हो? तुम फार्मर नहीं हो, तुम्हें ट्रैक्टर अच्छा लगता है। तुमने क्या करा? तुमने बढ़िया ट्रैक्टर ले लिया। ठीक है, तुमने कहा अरे यार अपन एक काम करेंगे, बढ़िया इसके पीछे ट्रॉली लगाएंगे, ट्रॉली में बढ़िया अपना कमरा बनाएंगे, बढ़िया जहाँ भी जाना है वहाँ जाएंगे, बढ़िया उसमें रहेंगे, मस्त मजा नहीं लाइफ। तुमने ट्रैक्टर गाय के लिए खरीदा? खेती करने के लिए नहीं, तुमने ट्रैक्टर खरीदा है किसके लिए? तुम्हारी खुद की जो सेटिस्फैक्शन है उसके लिए तुमने खरीदा है। उसको तुम्हारी खुद की जो वांट को सेटिस्फाई करने के लिए तुमने खरीद लिया मज़े मज़े में, है ना? तो बेटा वो ट्रैक्टर भी तुम्हारे लिए कौन सा गुड्स हो गया? वो कंज्यूमर गुड्स हो गया। समझ में आ गया? वो कैपिटल गुड्स नहीं है तुम्हारे लिए। वो कौन सा गुड्स है? कंज्यूमर गुड्स है। अगर तुम गाड़ी खरीद रहे हो, गाड़ी तुम क्यों खरीद रहे हो बेटा? कि भाई गर्मी ज़्यादा पड़ रही है आने जाने के लिए, अब बारिश का मौसम आ गया, बारिश में आने जाने के लिए तुम उससे कोई सर्विस कर रहे हो क्या? क्या तुम उसे टैक्सी पे चला रहे हो? नहीं चला रहे ना। तो बेटा कंज्यूमर अगर इस तरह के गुड्स भी खरीदता है ना तो वो भी कौन से गुड्स होते हैं? कंज्यूमर गुड्स ही होते हैं, वो भी कंजम्पशन होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और कौन खरीदता है भाई? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी खरीदता है। गवर्नमेंट किसके लिए खरीदता है सर? अरे गवर्नमेंट किसके लिए खरीदता है मैं बताता हूँ तुमको। अच्छा, वो कैंटीन के बारे में सुना है? वो वाली कैंटीन नहीं, डिफेंस कैंटीन बेटा, जो अपने आर्मी, इंडियन आर्मी और इसमें जो अपने सोल्जर्स और वो लोग काम करते हैं ना बेटा, तो उनको गवर्नमेंट क्या करती है? गुड्स प्रोवाइड करती है। कैसे रेट पे? बहुत ही कंसेशनल रेट पे कैंटीन से। समझ में आ गया? वो सिर्फ अपने जो आर्मी वाले होते हैं उनके लिए होता है, प्लस गवर्नमेंट भी गुड्स कंज्यूम करती है। क्यों, कहाँ करती है सर? अरे मिड डे मील, जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं ना, गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या मिलता है? खाना मिलता है बेटा। तो वो खाना, वो जो अनाज है वो कहाँ से आया? गवर्नमेंट किससे खरीदती है बेटा? फार्मर से खरीदती है। उसका बफर स्टॉक मेंटेन करती है। क्लास 10th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा सोशल साइंस में। और फिर उसी बफर स्टॉक को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू बांटती है। और स्कूल में जो मिड डे मील होता है उसके लिए भी गवर्नमेंट को ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। समझ में आ गया? आ जाओ। तो द गवर्नमेंट बायज कंज्यूमर गुड्स। गवर्नमेंट भी कंज्यूमर गुड्स खरीदती है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द डिफेंस फोर्सेस, फॉर मिड डे मील्स इन द गवर्नमेंट स्कूल्स एंड सच अदर पर्पसेस। इन सब के लिए भी गवर्नमेंट क्या करती है बेटा? कंज्यूमर गुड्स खरीदती है। चलो थर्ड आ जाओ। थर्ड क्या है बेटा? नॉन प्रॉफिट। व्हाट इज दिस नॉट प्रॉफिट? जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे कि अपने टेम्पल्स हो गए, गुरुद्वारेज हो गए, मॉस्क हो गए, है कि नहीं, और कुछ NGOs भी होते हैं, है ना, जो क्या करते हैं? लोगों की मदद करते हैं। तो बेटा वो लोग भी क्या खरीदते हैं? वो भी खरीद ही रहे ना। दे ऑल्सो परचेज। तुम खुद का एग्जाम्पल ले लो, जैसे अभी बारिश हो रही है तो तुम्हें लगा कि यार अब बारिश हो रही है तो क्या करें, बेचारे जो गरीब हैं, जो झोपड़ी में रहते हैं, तुमने सोचा कि उनके लिए अपन जो तिरपाल आता है वो खरीद के 10-15 गरीबों को बांट देते हैं, बेचारे अपनी छतें ढक लेंगे।
तो बेटा आपने क्या किया, आप मार्केट गए, आपने मार्केट से ख़रीदा और आपने उसे क्या कर दिया, एक तरह से डोनेट कर दिया। आई बात समझ में, ठंड में कंबल बांटे। तो एक तरह से देखा जाए तो जो एनजीओज़ होते हैं वो भी इन कंज्यूमर गुड्स को क्या करते हैं, परचेज करते हैं। समझ में आ गया, एक तरह से देखें कंज्यूम करते हैं, क्योंकि उनको ये करके क्या लगता है, अच्छा लगता है, दे सेटिस्फाई देयर वांट, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो गए, एनजीओ हो गए, टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वारेज एंड अदर्स, नॉट नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बाय कंज्यूमर गुड्स फॉर चैरिटी, वो भी खरीदते हैं क्या करने के लिए बेटा, चैरिटी करने के लिए, ठीक है। इफ़ वी एड अप एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स बाय द हाउस होल्ड, कौन कौन का ऐड कर दो भाई, बाय हाउस होल्ड प्लस गवर्नमेंट प्लस नॉट प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, वी गेट एन एस्टिमेटेड ऑफ टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। यानी अगर अपन को टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना है इकोनॉमी में, क्या निकालना है, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अगर अपने को इकोनॉमी में निकालना है तो इन तीनों के द्वारा जो कंजम्पशन किया जा रहा है उसे उठा के क्या कर दें, ऐड कर दें, ठीक है। यानी कि कौन कौन है बेटा, जो हाउस होल्ड है वो कौन कौन है, हाउस होल्ड प्लस गवर्नमेंट प्लस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, इनको अगर अपन ऐड कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या मिल जाएगा बेटा, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या एग्रीगेट कंजम्पशन ऑफ द इकोनॉमी, पूरे इकोनॉमी का एग्रीगेट कंजम्पशन मिल जाएगा। आ गई बात समझ में कि नहीं, आई होप आ गई होगी, नहीं आए तो बेटा कमेंट कर देना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट देख लेते हैं। अब अपन को देखना है बेटा कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अभी अपन ने देख लिया कौन से वाला, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब क्या आ रहा है बेटा, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, है ना, ये एक तरह से बोले अब देखने वाले हैं अपन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अभी मैंने क्या बोला था कि ट्रैक्टर खरीदा, आपने खरीदा, लेकिन बेटा अगर वही ट्रैक्टर कौन खरीदता है, अगर वही ट्रैक्टर फार्मर खरीदता है ना, तो डेट इज़ ए इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। वो क्या है बेटा, वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, फिर वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं है। समझ में आया, अगर आप ट्रैक्टर खेती के लिए खरीद रहे हो तो फिर वो ट्रैक्टर क्या हो गया आपका, वो आपका कैपिटल गुड्स हो गया। एंड कैपिटल गुड्स यानी आपने वो ट्रैक्टर क्यों खरीदा है, खेती करने के लिए, खेती करोगे, खेती से पैसा कमाओगे, क्या फॉर्म करोगे, कैपिटल। तो इसी से एक चीज़ समझ में आती है कि भाई इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू कैपिटल फॉर्मेशन। क्या क्या होता है बेटा, क्या बोला मैंने, इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है क्या फॉर्म करना, कैपिटल को फॉर्म करना, कैपिटल फॉर्मेशन। सर ये कैसे होता है, देखो मैं एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ आपको। आपने क्या करा बेटा, आपने एक ज़मीन खरीदी, क्या खरीदी, ज़मीन। अब आपने ज़मीन खरीद के आप उसके ऊपर क्या कर रहे हो बेटा, खेती कर रहे हो। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप उसके ऊपर फार्मिंग करोगे तो फार्मिंग करने से पैसा आएगा, है कि नहीं। तो आप क्या करोगे, धीरे धीरे आपकी इनकम बढ़ेगी, आप उस इनकम को क्या करोगे बेटा, सेव करोगे। तो एक तरह से उस इन्वेस्टमेंट के वजह से, जो आपने ज़मीन खरीद के इन्वेस्टमेंट करके जो आपने ये एग्रीकल्चर का बिजनेस स्टार्ट किया बेटा, उससे आपका क्या फॉर्म हो रहा है, कैपिटल का मतलब क्या होता है बेटा, पूंजी। कैपिटल का मतलब क्या होता है, पूंजी। फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, बनाना। जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हो मतलब एक तरह से आप कैपिटल क्या करते हो, फॉर्म करते हो। एक और सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। मान के चलो कि आपने 1 लाख रुपए क्या कर दी, एफडी कर दी। तो इसको इन्वेस्टमेंट क्यों बोलते हैं समझना। आपने 1 लाख रुपए का क्या करा है, इन्वेस्टमेंट करा है। अपन सिंपल कैलकुलेशन के लिए मान लेते हैं कि आपको कितना परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा है, 10% पर एनम। अब आपने ये 1 लाख रुपए बेटा कितने साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया, 1 साल के लिए। कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। अच्छा बताओ, तो अब बैंक वाले आपको 1 साल बाद कितना पैसा वापस करेंगे, इसका 10%, 10,000। तो टोटल कितना हो गया बेटा, 1 लाख आपने डिपॉजिट किया, पूरे साल भर का आपको 10,000 इंटरेस्ट मिला। तो अब आपको कितने रुपए मिलेंगे, 1,10,000 रुपये। तो ये इन्वेस्टमेंट से बेटा क्या हुआ, कैपिटल फॉर्मेशन हुआ कि नहीं, पूंजी निर्माण, पैसा बना, बिल्कुल बना। आया समझ में, चलो आ जाओ अब इसमें लाइन बाय लाइन डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा क्या लिखा है, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जो आपकी पूंजी है
उसमें क्या होना बेटा, वृद्धि होना, बढ़ना, आपकी पूंजी बढ़ना, उसे ही बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। अगर आपकी पूंजी कम हो रही है उसे डिसइन्वेस्टमेंट बोल। समझ में आ गया, क्लियर? आ जाओ। तो इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल, थस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू चेंज इन कैपिटल। मतलब आपकी कैपिटल में जितना भी चेंज आया है वो आपकी क्या हो गई बेटा, वो आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई, वो आपका कैपिटल फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट, ट्रायंगल के का मतलब है चेंज इन कैपिटल। अच्छा, ये जो ट्रायंगल है ना बेटा, ये यहाँ गलत लग गया, ट्रायंगल कहाँ आना चाहिए था, यहाँ पर आना चाहिए था, ठीक है। के का मतलब होता है कैपिटल स्टॉक और ट्रायंगल के का मतलब होता है चेंज इन कैपिटल स्टॉक, कि भाई कितना चेंज आया। जैसे अभी कितना चेंज आया था, 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करके 10,000 का चेंज आया ना, तो डेट 10,000 इज अवर इन्वेस्टमेंट, डेट इज अवर कैपिटल फॉर्मेशन। वो अपन ने इतना क्या करा बेटा, कैपिटल फॉर्म किया, ठीक है। आ जाओ। तो चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। जितना भी आपकी इन्वेस्टमेंट, जितना भी आपकी कैपिटल स्टॉक में क्या आता है, चेंज आता है, उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। यानी आपने क्या करा, कैपिटल फॉर्म किया। आपने 1,00,000 रुपये लगा के मान के चलो 1,50,000 रुपये कमाया, तो 1,00,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया, जिसमें से आपने कितना कमाया बेटा, 50,000 रुपीज़। तो वो 1,00,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करके आपने कितना पैसा बनाया, कितना कैपिटल फॉर्म किया। मान लो अगर आपने 1,50,000 बनाया तो मतलब आपने 50,000 क्या करा है, आपने 50,000 कैपिटल क्या किया है बेटा, फॉर्म किया है, बनाया है। अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो डिफाइंड एज कैपिटल फॉर्मेशन। इसलिए इन्वेस्टमेंट को किसकी तरह डिफाइन किया जाता है, कैपिटल फॉर्मेशन की तरह। मतलब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो कैपिटल फॉर्म करने के लिए करते हो, पूंजी को और बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए फॉर्म करते हो, सॉरी इन्वेस्ट करते हो। सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल, इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। अब भाई इन्वेस्टमेंट के पॉइंट, सॉरी इकोनॉमी के व्यू पॉइंट से देखा जाए तो भाई व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट। तो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे, इकोनॉमी एज ए होल, इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू, तो इकोनॉमी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग द ईयर। कौन से गुड्स, कैपिटल गुड्स, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। और अपन ने पिछले उसमें पढ़ा था कैपिटल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं। कैपिटल गुड्स दो तरह के होते हैं, जो किस में मदद करते हैं बेटा, प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें से कुछ होते हैं फिक्स्ड होते हैं कि नहीं, है ना, और कुछ होते हैं कैसे बेटा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। आया समझ में? चलो आ जाओ। लास्ट क्लास में देख लिया था अपन ने कैपिटल गुड्स क्या होते हैं बेटा, नहीं आया हो समझ में तो जाके देख लेना, है ना। आ जाओ। तो कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, आ जाओ कंपोनेंट्स देख लेते हैं, भाग देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट के। ये लो यहीं आ गया। कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट में क्या है बेटा, एक तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है और एक क्या है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है। दीज आर कैपिटल गुड्स, दोनों क्या हैं, कैपिटल गुड्स हैं। वाई, बिकॉज दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। समझ में आया? आ जाओ। कैपिटल दो तरह के भाई आपके जो इन्वेस्टमेंट के जो हिस्से हैं वो कितने तरह के हैं बेटा, दो। एक होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक क्या होता है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मतलब भाई अपन अकाउंट्स पढ़ते हैं, अपने को पता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब है यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स। अच्छा सर फिक्स्ड एसेट्स मतलब, लो चलो और एग्जांपल बता देते हैं। फिक्स्ड एसेट्स मतलब प्लांट हो गया, मशीन हो गई, है कि नहीं, बिल्डिंग हो गई, या जिसमें आप फैक्ट्री चला रहे हो, ऑफिस चला रहे हो। व्हाट आर दीज आर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है बेटा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब अभी हाल बताते हैं, पहले फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट डिस्कस कर लेते हैं। आ जाओ। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं, तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आपके जो फिक्स्ड एसेट्स है उनमें क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक एग्जांपल भी डाला है, जैसे कि आपके पास में कितनी मशीनें थी, 3 मशीन थी, तो आपने इस साल और कितनी मशीन खरीद ली, 2 मशीन खरीद ली। तो एक तरह से आपके फिक्स्ड स्टॉक में कितने का इन्वेस्टमेंट हो गया ड्यूरिंग द ईयर, 2 का। कितनी एसेट्स का, 2 एसेट्स का हो गया, ठीक है। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी ऑफ द प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो इस साल आपने कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, 2 मशीन का इंक्रीमेंट हुआ है कि नहीं। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, इंक्रीज इन द
stock of fixed assets. आ जाओ. Fixed investment is also called fixed capital formation. This implies increase in the stock of capital in terms of fixed assets or capital goods which are repeatedly used in the process of production for several years. तो fixed investment किसको बोला जाता है बेटा? Fixed capital formation को किसको बोला जाता है? Fixed investment refers to fixed capital formation. This implies increase in the stock of capital. मतलब किसका इंक्रीमेंट हो गया है? आपके स्टॉक ऑफ कैपिटल का इन टर्म्स ऑफ फिक्स एसेट. अरे बेटा आपने 2 मशीन खरीदी कहाँ से? पैसों से खरीदी ना. वो पैसा आया कहाँ से? आप ये 3 मशीनें चला चला के क्या बना रहे थे? आप ये 3 मशीनें चला चला के गुड्स बना रहे थे. क्या बना रहे थे? गुड्स. इन गुड्स से इन 3 इन्वेस्टमेंट से आपने क्या फॉर्म करा? ये फॉर्म किया है बेटा. ये ही मशीनें चला चला के आपने कैपिटल फॉर्म किया. नाउ यू कन्वर्टेड दिस कैपिटल, दैट कैपिटल इनटू कैपिटल स्टॉक, and now again you are going to use these capital stock or we can say fixed assets in the process of production to again form the capital. इसलिए बोलते हैं पैसे से क्या बनता है? पैसा बनता है. आ जाओ, आ गया होगा समझ में आई थिंक. ठीक है. तो दिस implies increase in the stock of capital in terms of fixed assets. आपकी कैपिटल बढ़ गई. किसके टर्म्स में बढ़ा दी आपने? फिक्स्ड एसेट्स में. अब इन्हीं फिक्स्ड एसेट्स जो कि विच आर रिपीटेडली यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर्स. अब इन्हीं को आप क्या करोगे? बहुत सालों तक इन मशीन्स को आप प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में क्या करोगे? यूज़ करोगे. आ गई बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर हो गया? ठीक है. आगे बात करते हैं. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके पीछे का रीज़न ये क्योंकि ये जो नई मशीन आपने ऐड करी है ना बेटा, इन्हीं से इकोनॉमी में क्या ऐड होंगे, क्या बढ़ेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेंगे. आ जाओ. तो इम्पोर्टेंस डिस्कस करेंगे अपन फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कितना इंपॉर्टेंट है अपनी इकोनॉमी के लिए, क्यों है? ज़रा खुद ही सोच के देखो. मैं तो कह रहा हूँ आप पॉइंट्स भी मत देखो. अगर आपकी इकोनॉमी में फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा यानी प्लांट एंड मशीनरी बढ़ेंगी. पहले आपके पास 3 मशीन थी, आपने 2 मशीन और ख़रीद ली. प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी. 3 मशीन चल रही थी, अब 5 चलेंगी. तो प्रोडक्शन कैसी होगी? ज़्यादा. प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो आउटपुट बढ़ेगा कि नहीं? यस सर, बिल्कुल बढ़ेगा. आउटपुट बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा. आउटपुट बढ़ेगा तो क्या होगा बेटा? आउटपुट बढ़ेगा ना तो पर यूनिट अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी बढ़ेगी. यानी अपने लोगों को ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज मिलेंगी. समझ में आया? और जितने ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी. जितने ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे उतनी ज़्यादा अपने देश की क्या बढ़ेगी? जीडीपी बढ़ेगी. समझ में आया कि नहीं आया? तो जितने फिजिकली गुड्स और सर्विसेज ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा जीडीपी होगी, उतनी ज़्यादा अपने देश की क्या होगी? ग्रोथ होगी. आ जाओ फटाफट देखते हैं क्या लिखा है बेटा यहाँ. फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट वही क्या रेस करेगा? प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर्स. आ गया ना समझ में? सेकंड क्या है? बाय रेजिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर्स फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स लीड टू हायर लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी. कि भाई इकोनॉमी में कैसा प्रोड्यूस होगा? ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस होगा. वेरी गुड. आ गया समझ में? चलो थर्ड क्या है? हायर द लेवल ऑफ आउटपुट. जितने ज़्यादा आउटपुट, आउटपुट मतलब गुड्स, जितना ज़्यादा आउटपुट होगा बिकॉज ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट लीड्स टू हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. उससे उतनी ज़्यादा अपने देश की क्या होगी? इकोनॉमिक ग्रोथ होगी. पॉपुलरली नोन एज जीडीपी. इससे अपने देश की क्या बढ़ेगी बेटा? जीडीपी बढ़ेगी. जितने ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करोगे उतनी ज़्यादा क्या बढ़ेगी? जीडीपी बढ़ेगी. वाई? बिकॉज जीडीपी रिफर्स टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. total production of goods and services during the period of 1 year. क्या? during the period of 1 year. ठीक है? ओए सॉरी, during the period of 1 year by a resident और नॉन रेसिडेंट. है ना? चलो उसको अपन आगे पढ़ेंगे अपने थर्ड चैप्टर में, अपन उसको समझेंगे अच्छे से. आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा. थर्ड क्या इंपॉर्टेंस है फिक्स्ड एसेट्स का या फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का? द स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज सिग्निफिकेंट. ये क्या हो गया? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बेटा ये जो पॉइंट है ना, सॉरी ये गलती से यहाँ पे लिखा हो गया है. ठीक है, इसको कट कर देते हैं अपन, है ना.
तो ये हैं बस आपके 3 ही है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे नहीं आएगा। चलो आई थिंक सिग्निफिकेंस समझ में आ गया होगा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट की बात करते हैं। अब नेक्स्ट अपनी कौन सी इन्वेस्टमेंट है बेटा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। कौन सी इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री। आ जाओ, अब इन्वेंट्री आपको पता है अपन ने काय में पढ़ी है बेटा, 11th में, सॉरी हाँ 11th में भी आपने पढ़ा होगा इन्वेंट्री के बारे में, और अकाउंट्स में आपने इन्वेंट्री के बारे में पढ़ा होगा। एक्चुअल में इन्वेंट्री होता क्या है, इन्वेंट्री क्या होता है बेटा, विच इज़ लाइंग अनसोल्ड, ठीक है। इट इज़ अ लाइंग अनसोल्ड गुड्स और रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड गुड्स, इज डेट क्लियर है ना। तो वो आपका क्या होता है, इन्वेंट्री होता है। अब इन्वेंट्री के बेटा 3 पार्ट होते हैं, चलो बात कर लेते हैं। एक होता है आपका रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, किस किस का इन्वेंट्री होता है, रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री होता है, WIP वर्क इन प्रोग्रेस इनका इन्वेंट्री होता है, और एक होता है फिनिश्ड गुड्स का इन्वेंट्री। किसका, गुड्स का, फिनिश्ड गुड्स का इन्वेंट्री होता है, ठीक है। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि ड्यूरिंग द ईयर, क्या, ड्यूरिंग द ईयर प्रोड्यूसर ने इन्वेंट्री में कितना इन्वेस्टमेंट किया है वो होता है, ठीक है। आ जाओ, तो एट ए पॉइंट ऑफ टाइम प्रोड्यूसर होल्ड्स द स्टॉक ऑफ, तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मतलब कि एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के जो आपका कौन है, आपका कौन है, प्रोड्यूसर, उसने कितना इन्वेंट्री क्या करके रखा है, होल्ड करके रखा है। किस किस का, फिनिश्ड गुड्स का, अनसोल्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स। सेमी फिनिश्ड गुड्स मतलब दीज गुड्स आर नॉट फुल्ली रेडी, 60% 70% रेडी हो चुके हैं। तो गुड्स विच आर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। थर्ड, रॉ मटेरियल, दिस इज कॉल्ड इन्वेंट्री स्टॉक, इसे क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री स्टॉक। मतलब एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम द प्रोड्यूसर इज होल्डिंग द स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स और WIP और रॉ मटेरियल, ठीक है। चलो, तो चेंज इन द इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोड्यूसर। वही है जो मैंने आपको बोला था कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि पूरे साल भर में जो आपका कौन है, प्रोड्यूसर ने इन्वेंट्री में कितना इन्वेस्टमेंट किया। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कैसे निकाला जाता है मैं आपको बताता हूँ। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट निकाला जाता है क्लोजिंग इन्वेंट्री, कौन सी इन्वेंट्री बेटा, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। मतलब अगर सर रॉ मटेरियल है तो, रॉ मटेरियल है तो क्लोजिंग रॉ मटेरियल माइनस ओपनिंग रॉ मटेरियल। अकाउंट्स पढ़ी हुई है अपन को, अच्छे से पता है, फिर भी बता देता हूँ। क्लोजिंग इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, क्लोजिंग इन्वेंट्री का मतलब होता है वो इन्वेंट्री जो इस साल बच गई। वैसे ही अगर क्लोजिंग रॉ मटेरियल की बात करूं तो वो रॉ मटेरियल जो इस साल बच गया, ठीक है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री या ओपनिंग का मतलब क्या हुआ, ये वो रॉ मटेरियल है जो पिछले साल बच गया था, और किस साल लेके आए हो आप, इस साल लेके आए हो। तो आप क्या करते हो बेटा, आप ओपनिंग सॉरी आप क्लोजिंग इन्वेंट्री में से किसको माइनस करते हो, आप ओपनिंग इन्वेंट्री को माइनस करते हो। क्यों माइनस करते हो बेटा, क्योंकि ये जो ओपनिंग इन्वेंट्री है ना, ये लास्ट ईयर का बचा हुआ है, ये लास्ट ईयर का इन्वेस्टमेंट है, ये लास्ट ईयर काउंट हो चुका है, समझ में आया। तो ये इस साल नहीं होगा। तो आप क्लोजिंग इन्वेंट्री में से ओपनिंग इन्वेंट्री को क्या करते हो, माइनस करते हो। द रीज़न इज दिस ओपनिंग इन्वेंट्री, ये कब की है बेटा, याद है ना, पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक, सॉरी पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का क्या बनता है, ओपनिंग स्टॉक बनता है। मतलब वो स्टॉक कौन से साल का था, पिछले साल का था, नहीं बचा आप इसलिए किस साल ले आए, इस साल ले आए। लेकिन क्या वो इस साल का है, वो इस साल का नहीं है। क्या वो स्टॉक इस साल बनाया गया है, नहीं बनाया गया, समझना। रॉ मटेरियल छोड़ो, अपन बात करते हैं किसकी, फिनिश्ड गुड्स की। आपने फिनिश्ड गुड्स बनाए, ठीक है, पिछले साल नहीं बिके, बनाए कब, पिछले साल। अब आप उन्हें कौन से साल लेके आओगे, इस साल लेके आओगे कि नहीं। तो पिछले साल के क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स इस साल के क्या बन जाएंगे, ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स बन जाएंगे। तो अगर आपको ये निकालना है कि इस साल आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है फिनिश्ड गुड्स में, तो आप क्या करोगे, इस साल के क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स में से पिछले साल के ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स क्या कर दोगे, माइनस, मतलब इसी साल के ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। क्योंकि ये ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स कहाँ से आए हैं, पिछले साल से आए हैं, ये पिछले साल के हैं, ये पिछले साल बनाए गए थे, वो तो बिके नहीं, इसलिए कब ले आए, इस साल ले आए। समझ में आ गया, ऐसे निकालते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो बता देना, मैं फिर से
अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। चलो आगे चले। चलो सिग्निफिकेंस इसका समझ के इसको ख़त्म करते हैं। सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का। क्या इंपॉर्टेंस है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का? कि भाई इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ द स्टॉक ऑफ, ठीक है, रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स, है कि नहीं। तो इसका इंपॉर्टेंस कि भाई रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स में जो अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका क्या फ़ायदा है, खुद ही सोचो ना बेटा। अगर तुम्हारे पास सफिशिएंट रॉ मटेरियल होगा तो प्रोडक्शन कैसा चलेगा, बेहतरीन धड़ल्लेस चलेगा। क्यों चलेगा? रॉ मटेरियल ख़त्म नहीं होगा तो बढ़िया चलेगा कि नहीं, क्योंकि मशीन को चलाने के लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। बिना रॉ मटेरियल की मशीन चलेगी क्या? बिल्कुल नहीं चलेगी। तो अगर सफिशिएंट रॉ मटेरियल है तो बढ़िया स्मूथली क्या चलेगी, बिना परेशानी के क्या चलेगा बेटा, आपका प्रोडक्शन चलेगा। दूसरी चीज़ क्या होगी, आपके पास कभी भी आपको मार्केट में रॉ मटेरियल मिले ना मिले उसकी टेंशन ख़त्म। मार्केट में जो प्राइजेस फ्लक्चुएट होंगी बार बार उसकी भी टेंशन ख़त्म। अगर आप बार बार खरीदोगे तो ये दोनों टेंशन आपके सर पे रहेंगी। अगर आप कम क्वांटिटी में रॉ मटेरियल खरीदोगे तो ये दोनों टेंशन आपके सर पे रहेंगी, काहे की कि भाई मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है, पहला। दूसरा प्राइस बार बार क्या होगी, फ्लक्चुएट हो जाएगी, ठीक है। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? और फिनिश्ड गुड्स क्यों है भैया, फिनिश्ड गुड्स का भी आपको क्यों मेंटेन करके रखना है? इसलिए मेंटेन करके रखना है क्योंकि अगर मार्केट में एकदम से डिमांड आ गई तो आप उसे सप्लाई करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन अगर आपने अच्छा फिनिश्ड गुड्स मेंटेन करके नहीं रखा और मार्केट में एकदम से डिमांड आ गई तो आप एकदम से सप्लाई नहीं कर पाओगे बेटा। जब तक आप प्रोड्यूस करोगे तब तक तो डिमांड खत्म ही हो जाएगी, है ना। आ गया? चलो अब बस इसको पढ़ के देख लेते हैं। वही है, द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज सिग्निफिकेंट बिकॉज, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है रॉ मटेरियल का स्टॉक रखना। क्यों? इट इंश्योर्स अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट टू द प्रोड्यूसर्स। तो इससे क्या होता है ना, बिना रुके सप्लायर को क्या मिलता है, प्रोड्यूसर को क्या मिलता रहता है, सप्लाई मिलता रहता है, जिससे उसकी प्रोडक्शन चलती रहती है, क्योंकि मशीन बिना रॉ मटेरियल के नहीं चलेंगी, ठीक है। सेकंड क्या इंपॉर्टेंट है, विथ इनफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल द प्रोड्यूसर कैन अवॉइड डे टू डे परचेज फ्रॉम द मार्केट। यही समझाया था ना मैंने। अगर आप एक अच्छा क्वांटिटी में रॉ मटेरियल खरीदोगे तो बार बार आपको मार्केट से रॉ मटेरियल खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बार बार जब खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो एक और चीज़ होगी, अकॉर्डिंगली अनसर्टेनिटीज़ ऑफ द मार्केट रिलेटेड टू प्राइस। जो अनसर्टेनिटी होती है ना प्राइस को लेके, क्योंकि अगर आप रोज़ रोज़ खरीदने जाओगे कभी सस्ता मिलेगा कभी महंगा मिलेगा, है कि नहीं, और हो सकता है कभी मिले ही ना। और अगर नहीं मिलेगा तो भी आपका नुकसान है, आपकी मशीनें फालतू पड़ी रहेंगी, आपका लेबर फालतू बैठा रहेगा। तो प्राइस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल आर अवॉइडेड, तो आप इसे अवॉइड कर सकते हो। समझ में आ गया? लास्ट में जो पॉइंट लिखा है ना बेटा वो है फिनिश्ड गुड्स का। ये है, द स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट इनेबल्स द प्रोड्यूसर टू मीट द पोटेंशियल डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट, ठीक है। आ गया समझ में? मतलब अगर आप प्रोड्यूसर हो तो आपको फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक अच्छा मेंटेन करके रखना चाहिए, क्योंकि जैसे ही अगर मार्केट में डिमांड आएगी तो आप फटाक से सप्लाई करके बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हो। और अगर कहीं अच्छा मेंटेन नहीं किया तो जब तक तुम बनाने में टाइम लगाओगे तब तक तो डिमांड ही सेटिस्फाई हो जाएगी, और जब तक तुम मार्केट में बेचोगे तब तक तो तुम्हारा प्रोडक्ट शायद कोई खरीदेगा ही नहीं। आ गया समझ में? ठीक है, तो आई थिंक आज का सेशन यहीं रोक देना चाहिए, इतना काफ़ी है आपके लिए, है ना। नेक्स्ट पार्ट में अपन पढ़ेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रीशिएशन, है ना। समझ में आ गया हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।